ऐसा लड़का जिसने बहुत कम समय में मेहनत किया और उसने 1, 2, 3 एग्ज़ाम्स नहीं तो 12 महीनों में उसने अलग-अलग 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर तो मेरा नाम है अभिजीत। मैं एज एन एमटीएस अभी मुझे जॉब लगा है एम्स भोपाल में। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे लगा क्या पता शायद हो जाए। एग्ज़ाम ठीक गया था, बट तब मेरे को पता चला कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत और लगेगी। पढ़े कि नहीं पढ़े, मतलब मैं ज्वाइनिंग करने के बाद 4 महीने में पहला रिजल्ट निकल गया। मेन जो क्वेश्चन जो सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि तुमने 20 एग्ज़ाम्स क्रैक किए विद इन ए ईयर, तो फिर जो अभी तुमने जो एम्स का ज्वाइनिंग किया वो इतना लेट क्यों किया, उसके पहले कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो उसका स्टडी कैसे तुमने किया या कैसे करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ये जो कॉम्पिटिटिव अलग अलग एग्जाम्स है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्लियर करने के लिए दिन में कितने घंटा स्टडी करना ज़रूर है? बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जिसमें तुमने ज्वाइनिंग किया, जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तुम जॉब पे लग रहे हो, तब से लेके अब तक तुम्हारा बेस्ट मोमेंट क्या था? कॉन्फिडेंस ये नहीं था कि उसने मुझे बोल दिया कि आईबी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस ये था कि वो सिलेक्ट हो गया। जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तब तुम्हारे मम्मी डैडी की रिएक्शन क्या थी? तो फ्राइडे को मैंने उसको पूछा कि आज क्या फिर, मतलब शाम को पार्टी बीटी रहेगा दोस्तों के साथ, तो एंजॉय करने जाएगा पूरा, तो सिलेक्शन हुआ है सब कुछ रहेगा। उसने जो मुझे आंसर दिया ना, वो शॉकिंग था। एक्सपेंस आ रहे, तो तुम्हारा जो ग्रॉस सैलरी है वो अभी कितना है पर मंथ? मेरे 10 साल से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस में मैंने ढेरों स्टूडेंट्स को एंड उनके पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखा है कि सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करके भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, सेटिंग, पहचान, पैसे, ये सारी चीज़ें लगती है तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। इन्हीं सारे भ्रम को तोड़ने के लिए आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो मेरा खुद का स्टूडेंट है, जो ऐसा लड़का जिसने बहुत कम समय में मेहनत किया और उसने 1, 2, 3 एग्ज़ाम्स नहीं तो 12 महीनों में उसने अलग अलग 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर किए। ऐसे स्टूडेंट को आज आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, जिसको देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और यकीन मानिए, आप भी ये सारी इंटरव्यू, आप भी ये सारी बातें जब सुनेंगे तो आपको भी प्राउड फील होगा उसकी मेहनत पर, उसकी कामयाबी पर। आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो हम लोगों का पहला ट्राई है, पहला हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ वीडियो बनाएं जो आपको, अलग अलग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाए, आपको समझ में आए कि किस तरीके से मेहनत करके हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। आज मैं मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं सिलेक्शन वाइज, स्टडी वाइज, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा अभिजीत के साथ। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस अभिजीत कुरूप। अभिजीत कुरूप, अभी अभी उसका फरवरी महीने में सिलेक्शन हुआ है एम्स भोपाल में एज ए एमटीएस। तो आज उसी से अभी बात करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज पैडी एंड यू आर वाचिंग लॉजिकल पैडी। सो हाय अभिजीत। अभिजीत का ज्वाइनिंग हुआ था 5 फरवरी को, राइट? 5 फेब को उसका ज्वाइन हुआ था भोपाल में। हम लोगों ने उसका सेशन सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था। 5 फेब को आता है मंडे, हम लोगों ने फ्राइडे को सेशन लिया था, सेलिब्रेशन किया था। अभिजीत को सिलेक्शन होने के बाद वो पहली बार अभी आया है मुंबई में, नाला सोपारा में रहता है वो, पहली बार आया है, सैटरडे को आया है। आज हम लोगों ने डे फिक्स किया था कि हम लोग आज ये वीडियो बनाएंगे। वो कल जाने वाला है, कल दोपहर को उसकी ट्रेन है, उसका वापस फ्राइडे से उसका ज्वाइनिंग है। तो आज हम लोग अभिजीत से वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो नॉर्मली आपके दिमाग में है, सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जो जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली एसएससी बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनको क्लियर करने के लिए आज हम लोगों ने उसको इनवाइट किया है। उसको हम लोगों ने बोला कि प्लीज़ आओ, थोड़ा टाइम निकालो, उसने निकाला है। तो आज हम लोगों को वही डिस्कशन सारी करनी है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं अभिजीत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका इंट्रो वो खुद दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लो अभी। थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए। मेरा नाम है अभिजीत कुरूप। मैं एज एन एमटीएस वर्क करता हूँ एम्स में, एम्स भोपाल। तो आप लोग को लगेगा एम्स मतलब तो मेडिकल फील्ड हो गया, तो डॉक्टर वगैरह रहते हैं, तो एमटीएस का क्या काम है? तो उधर एमटीएस का काम भी रहता है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लीव रहता है, लीव वगैरह रहते हैं, या जितने भी फाइल वगैरह जो चलते हैं उस सबको मतलब मैनेज करने का भी अलग सा डिपार्टमेंट है उधर। तो इस एम्स के वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो इसका वैकेंसी भी नवंबर के आसपास निकला था। मैं तो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये नोटिफिकेशन मिला।
तो उसकी मतलब फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ 1200 के आसपास थी। तो मुझे लगा कि इसमें शायद एक मौका है कि इसमें पकड़ के निकल सकते हैं यहाँ से। तो फिर उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। तो एग्ज़ाम हुआ नवंबर के आसपास, नोटिफिकेशन के 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और फरवरी में ज्वाइनिंग हो गई। और 5 फरवरी के फिर मतलब सबसे ज़्यादा खुशी तभी आई मुझे जब मार्च 1 को सैलरी क्रेडिट हो गई। तो उस दिन तो बहुत मज़ा आया। जितने भी हमारे साथ जो सबकी ज्वाइनिंग हुई थी उनको भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि सबसे पहले मतलब ऐसा लग रहा कि कुछ तो किए हमने ज़िंदगी में। इतने सालों से ऐसे इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे, कुछ हुआ नहीं। तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी आगे के जो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से मैं जवाब दे दूँ। मुझे एक्चुअली तुमसे वही सैलरी की बात करनी है। सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स को या किसी भी स्टूडेंट को जो मेन जो की क्वेश्चन है ना, वो सैलरी का है कि कितनी सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है, उसके ऊपर मैं आऊँगा आगे। अभी हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं, उसके ऊपर उसी चीज़ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरा पहला ये है कि जितना मुझे अभिजीत के बारे में याद है, हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड सिविल सर्विसेज, हम लोग नालासोपारा, विरार, वसई में वर्क करते हैं। मुंबई के नज़दीक आता है ये चीज़, जिनको जिनको पता रहेगा वो। हम लोग 10 साल से ज़्यादा इधर ही हम लोग इंस्टीट्यूट रन करते हैं। अभिजीत की जब एडमिशन हुई थी, एडमिशन होने के बाद मैं उससे मिला था। एडमिशन के समय, इंक्वायरी के टाइम में मैं नहीं मिला था। जब मैं उसको पहली बार मिला तब हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि मैंने तुमको पूछा था कि तुम्हें क्वालिफिकेशन क्या किया है, कैसा है, स्टडी क्या करने का है। बहुत शाय लड़का था, शांत एकदम, ज़्यादा बात नहीं करना, जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतने, अभी भी थोड़ा मुझे वैसे ही दिखता है वो, बट बहुत ओबीडियंट है वो, ऑनेस्ट दिखा मुझे। हम लोगों का ये डिस्कशन हुआ था, मैंने उसको सजेस्ट किया था कि जॉब मत करो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी रही, थोड़ा पेशेंस रखो, 1 साल के अंदर तुमको वो जो तुम लोग जो ड्रीम जॉब सोचते हो या गवर्नमेंट जॉब जो है, वो जॉब तुमको मिल जाएगा। हम लोगों की इसी बात के ऊपर, जितना मुझे समझ में आ जाता है कि अभिजीत ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मेरे ख्याल से उसकी 95% प्रेजेंट ही है। वो लेक्चर उसने बंक नहीं किए, बहुत जेन्युइन रीज़न रहेगा तभी किए। सारा सिलेबस उसने कवर किया हुआ है, प्रॉपर लेवल के ऊपर होमवर्क कंप्लीट करके आता था, और उसी का फल है, उसकी मेहनत है कि उसका फल उसको मिला है कि उसको अभी आज वो एम्स में ज्वाइन किया है, और उसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम्स। मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉम्पिटिटिव, तुम्हारा कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद या तुमने डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारा दिमाग में जो थॉट था, वो क्या था कि जिसके लिए तुमने कोई इंस्टीट्यूट ढूंढी और तुम यहाँ पे ज्वाइन किए, या क्या एग्जैक्टली व्यू क्या था? तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा 95% नहीं 100% अटेंडेंस था। तो मैं ऐसा कुछ स्पेशल मोटिव नहीं था। जब मैं डिग्री कर रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट आजू बाजू, जब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था तो मुझे सबके ऊपर एक बोलते ना वो पट्टा दिखता था कि ये गवर्नमेंट जॉब का है, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब का पट्टा दिखे। मैं सोचता भी था इनका अलग क्यों ऐसा, कि बाकी जितने भी जॉब पे जाते इतने सारे लोग रहते हैं, उनमें तो कोई है नहीं पट्टा वगैरह। तो मैं एक बार थोड़ा रिसर्च किया कि क्या है गवर्नमेंट जॉब, क्या है। सुना तो है गवर्नमेंट जॉब ये होता है वो होता है, दहेज वहेज मिलता है अच्छा खासा, ये सब सुना है। बट मैं सुना ये सब मतलब मजाक रहेगा, लेकिन तो मैं एक बार मतलब देखा अच्छे से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सर्च किया तो मुझे देखा एसएससी दिखा। मुझे लगा एसएससी मतलब, मैं तो सोचा टेंथ बोर्ड को शायद एसएससी बोलते हैं। तो फिर मैं देखा अच्छे से, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसमें एक आध बार वीडियो देखा तो उसमें लिखा कि इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये पोस्ट है, वो पोस्ट है, इतने सारे पोस्ट है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैं सोचा तभी लॉकडाउन का टाइम भी था, तो सोचा कि थोड़ा तैयारी स्टार्ट करते, बट तभी भी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे सोचा तैयारी करने का वैसे लॉकडाउन खुल गया। तो फिर जैसे जैसे मेरा ये लास्ट सेमेस्टर मई में ख़त्म हो रहा था, तो मई में ख़त्म हो गया तो मई 2022 में, तो मई 30 तारीख तो मेरा शायद लास्ट एग्ज़ाम था। और मैं सोचा थी एक आध महीने सोचूंगा फिर ज्वाइन करूंगा। लेकिन मेरी मम्मी थी, उन्होंने मुझे पकड़ के बोला कि इधर भी ज्वाइन कर, इधर टाइम पास करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं तू बेरोज़गार बैठे रहे पूरा दिन, उससे अच्छा कुछ कर ले। तो 1 जून को ही मेरा ज्वाइनिंग ये IBCS जो था मुझे जज डायल पे मिला था, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड सिविल सर्विस। तो उसमें जाके मैंने ज्वाइन किया और बिना इंक्वायरी के मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे करना ही था, वो तो फिक्स थे। तो मैंने ज्वाइन किया उधर। तो मैं सोचा कि शायद पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, और ज्वाइन किया। मैंने बैच भी सेलेक्ट किया था, 3 बैच थे शायद, 7 to 9 था, 11 to 1 था, और शाम का
7 to 8:30 था। तो मैं सोचा कि सुबह वाले बैच में जाऊंगा तो पूरा 12 आवर या 13 आवर पूरा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो मैंने उस चक्कर में सुबह का बैच लिया। सुबह 2 घंटा लेक्चर हो गया, फिर बाद में बैठ के सेल्फ स्टडी करने मिला। पूरा करके ऐसा सोचा कि जल्द से जल्द मैं बन जाऊँ। लेकिन सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था CHSL में, 1 महीने बाद ही CHSL का एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे लगा क्या पता शायद हो जाए। बट मैं जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में मुझे कुछ एग्ज़ाम ठीक गया था, मुझे लगा शायद हो जाए। बट तब मेरे को पता चला कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत और लगेगी। जो कर रहा हूँ ये टाइम पास से नहीं होगा, थोड़ा बहुत और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो 90 मार्क्स आए थे जब, शायद तब कट ऑफ गया था कुछ 140 के आसपास, मतलब 50 मार्क्स पीछे, मतलब 25 क्वेश्चन पीछे था मैं। तो मैं उस चक्कर में तैयारी करना स्टार्ट किया। तो मैं सर से भी कंसल्ट किया, चंदन सर करके एक सर है, उनसे भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने सब बताया कि तुम प्रीवियस ईयर का सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, तो शायद तुम्हारी मार्क्स शायद बढ़ जाए, शायद तुम कट ऑफ तो क्लियर कर जाओ पहले अटैम्प्ट। तो फिर मैं उस चक्कर में थोड़ा पढ़ने वढ़ने लग गया। फिर ऐसे स्टडी चलती रही। फिर आप अभी तो मतलब हो ही गया, मतलब MTS में। अभी आगे भी तैयारी चल रही है, अभी देखते आगे और एग्ज़ाम दूंगा। फिर UPSC का सोच है, UPSC भी कर लेंगे कभी, बस वही है। ठीक है, वेरी गुड। अभी तुमने IBCS को ज्वाइन कब किया, और तुम्हारा पहला जो एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं बोलो, जो एग्ज़ाम क्रैक करना जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारा कब हुआ? सर मैं IBCS तो जून 1 तारीख से ज्वाइन किया था, लेकिन एक आध हफ्ता मतलब थोड़ा लेज़ी, 2-3 हफ्ता थोड़ा लेज़ी चल रहा था कि क्या पढ़े कि नहीं पढ़े। फिर मतलब ऐसे बोल रहे तो तैयारी जुलाई से स्टार्ट हुई, ऐसे समझो। जब CHSL का एग्ज़ाम देने के बाद जो धक्का लगा कि शायद मुझे और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत 32 लाख लोग शायद तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मतलब जो अच्छे से पढ़ाई करता है उनका ही होता है। तो फिर मैं स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते करते सबसे पहला शायद फेज़ का आया था एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैंने फेज़ का एग्ज़ाम दिया, और फेज़ के एग्ज़ाम के बाद SSC CPO करके दिया था, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो मुझे लगा फिजिकल निकाल लूँगा मैं, हाइट सब है मेरी, देख सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत हाइट था, तो मैं सोचा कि निकाल लूँगा। तो SSC CPO दिया। CPO का एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था, कुछ 120 रॉ मार्क्स आया था। 90 से 120 30 मार्क्स बढ़ा, थोड़ा और अच्छा लगा। तो 120 से नॉर्मलाइज करके कुछ 134 के आसपास गया। तो 134 का मतलब रिज़ल्ट आया था कुछ जनवरी में, और मार्क्स शायद फरवरी में डिस्प्ले ऐसा हुआ था, मतलब 2-3 हफ्ते बाद डिस्प्ले होता है रिज़ल्ट। और उसका फिजिकल था फरवरी में। मतलब ऐसे फिर CPO के बाद फिर CGL दिया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, प्लस ऐसे मतलब 20+ एग्ज़ाम क्लियर किया है प्री मेंस गिन के। कितने महीनों में? नहीं हाँ 12, मतलब 12, मतलब अभी से मतलब जनवरी से फरवरी देखोगे आप तो 12 महीने में गिन के 20 एग्ज़ाम्स हो गए। मतलब उसने ज्वाइनिंग किया था जून महीने में। ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारी बातें हुई थी, उसने स्टडी करना शुरू किया था, सीरियस स्टडी शुरू किया उसने जून एंड के आसपास। तब से लेके उसका पहला सिलेक्शन हुआ SSC CPO का जैन महीने के करीब। तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक उसने नियरली 20 अलग अलग एग्ज़ाम्स क्रैक किए। और मेरे करियर में मैं जितने भी स्टूडेंट्स हमसे इनरोल हुए हैं, गए हैं, मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि अभिजीत ऐसा स्टूडेंट है जो इकलौता स्टूडेंट्स है जिन्होंने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज क्लियर की है। और ये क्लियर की उसकी डेडिकेशन और उसकी मेहनत के ऊपर। नॉर्मल जो चीज़ है मेन जो क्वेश्चन जो सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि तुमने 20 एग्ज़ाम्स क्रैक किए विद इन ए ईयर, तो फिर जो अभी तुमने जो एम्स का ज्वाइनिंग किया वो इतना लेट क्यों किया, उसके पहले कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर मुझे पता था आप यही क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ये सब एग्ज़ाम मेरा टारगेट नहीं था। मेरा एक टारगेट था कि जो रेलवे लोको पायलट है उसमें मुझे मतलब बचपन से था कि लोको पायलट बनो। पापा भी बोलते थे कि लोको पायलट बनो, अच्छा सैलरी भी अच्छा रहता है, उसका नाइट अलाउंस भी अच्छा रहता है, सब अच्छा रहता है। तो मैं सोचा कि वही ज्वाइन करना है। लेकिन 1 साल हो गया तो मतलब जॉब तो है नहीं, तभी बेरोज़गारी हूँ, मतलब निकाल के एग्ज़ाम कुछ मतलब नहीं है। कि सबका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, लेकिन ज्वाइन करके भी मतलब हाथ में जॉब नहीं है ना। मम्मी ने बोला बस कर बेटा, 1 साल हो गया कुछ नहीं कर, अभी मतलब पता नहीं कब आएगा लोको पायलट का वैकेंसी, ये वैकेंसी सब कब आएगा। तो उन्होंने बोला कि एम्स ज्वाइन कर ले। और जैसे ही मैंने एम्स ज्वाइन किया तभी लोको पायलट का नोटिफिकेशन आ गया।
तो मैं बोला ठीक है अभी ज्वाइन कर लिया क्योंकि इसमें अभी भी बॉन्ड भी 1 लाख का बॉन्ड है। मैं सोचा उतना सैलरी में जोड़ के 1 लाख जैसे हो जाएगा उसके बाद छोड़ के फिर लोको पायलट की तैयारी कर लूँगा। बट एक साल का नोटिस है, तब तक तो तुम्हारा लोको पायलट अगर तुम सिलेक्ट भी हो जाते हो तो ज्वाइनिंग के लिए उतना टाइम तो तुमको हो ही जाएगा ना। इतना प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगा। तो वही था जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इतना सिलेक्शंस निकलने के बाद, इतने अलग अलग एग्जाम्स प्रीलिम मेंस क्लियर करने के बाद मैं ज्वाइनिंग एम्स को क्यों किया। ओके, मेरा ये था एम्स का भी तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था एम्स का? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, मुझे याद है मंडे को तुम्हारा ज्वाइनिंग था। मंडे को तुमने मुझे मैसेज किया था कि रेफरेंसेस चाहिए, तो रेफरेंस के लिए एड्रेस भेजो, तो मैंने और चंदन सर का एड्रेस दिया था। मतलब क्या था, ट्यूसडे को ज्वाइनिंग किया था, एग्जैक्टली क्या था वो, कैसा था? तो जैसे मंडे को 5 फेब को ज्वाइनिंग था तो हम उधर सब बहुत लोग बैठे थे, एक बोर्ड रूम था। तो उधर बोर्ड रूम में ऐसे सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने बोल रहे थे कि इसमें बॉन्ड पेपर भी था तो एफिडेविट सब बना के लेके जाना था उसमें। तो इस सबका वो डॉक्यूमेंट चेक कराते कराते बहुत टाइम लग गया था। मतलब सुबह 9 से लेके हम 5 बजे तक वही बैठे थे। और 5 बजे फिर उसमें एक 2 कॉलम था जिसमें रेफरेंसेस मांगे थे कि 2 पर्सनैलिटीज़ उनका एड्रेस चाहिए था। तो उनका एड्रेस मैं सोचा किसका दूँ, फिर प्रज्ञेश सर को कॉल किया और चंदन सर को कॉल किया तो उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया। और फिर ट्यूसडे को उन्होंने मेडिकल के लिए भेज दिया क्योंकि एम्स में ऐसा है कि आप बाहर से मेडिकल नहीं करा सकते, आपको अंदर ही अंदर करना होता है। तो फिर एम्स का हॉस्पिटल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन पूरा हम एम्स ही घूम रहे थे। दूसरे दूसरे मेडिकल टेस्ट के, पहले आँख का हुआ, फिर कान का हुआ। मेरे कान में थोड़े वैक्स भी थे तो फ्री में निकाल दिया उन्होंने। तो आँख का भी उन्होंने ऐसे बोला कि शायद थोड़ा ठीक है, मतलब आपका आँख आके फिर भी आई ड्रॉप दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट सभी MTS को आई ड्रॉप्स वगैरह भी दे रहे थे वो। तो मतलब फ्रेंडली थे सब और जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया, ये मेडिकल कंप्लीट कर लिया। और ज़्यादा टाइम हम तो बाहर ही बैठते थे, हम सोचते कि जल्दी मेडिकल कंप्लीट कर लिया तो शायद जल्दी जॉब के लिए बुला लेंगे। तो हम लोग आलस के चक्कर में उधर एक जैसे ग्राउंड या बैठने की गार्डन जैसा है तो उधर हम बैठे रहते थे पूरा दिन। तभी ठंड का मौसम था, उधर बैठते थे। फिर इसीलिए 3 दिन लग गए, जबकि वो 1 दिन में हो जाता। हमने थोड़ा टाइम पास वगैरह कर लिया। फिर फ्राइडे को उधर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट होता है। तो फिर फ्राइडे को मेरे को मिला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस और सबसे उधर का सुप्रीम ऑफिस था। तो मुझे तो पहले लगा कि बहुत अच्छा है, बढ़िया है। बट मैं जैसे अंदर घुसा तो बहुत इतना कॉन्फिडेंशियलिटी था उधर, बहुत फॉर्मेलिटी कि इधर नहीं घुस सकते, इधर नहीं, फ़ोन बाहर रखो, आप डायरेक्टर सर से मिलना है क्या, ये करना है क्या। मैं बोला नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, मैं इधर नया एम्प्लॉय बन के आया। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ये सब है क्या। तो फिर उधर ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्चुअल पे, मतलब आउटसोर्स है। जैसे परमानेंट भर्ती पहली बार हुई है एम्स में, तो मैं ही मतलब वही डायरेक्टर ऑफिस में पहला ही ऐसा बंदा था जो ऐसे बिना आउटसोर्स के जो गवर्नमेंट जॉब मिल गया। ओके, जो अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं स्टडी के बारे में, क्योंकि स्टडी का थोड़ा टच कर लूँगा। उसके बाद में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं या जो बाकी के सारी चीज़ें रहेंगे, सैलरी एंड ऑल एक्सेट्रा। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, भारत में 3 बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। वन इज़ UPSC, सेकंड इज़ MPSC, महाराष्ट्र में MPSC, गुजरात में GPSC, बिहार में BPSC, एंड थर्ड इज़ दैट इज़ कॉल्ड SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC इज इक्वल टू बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस। तकरीबन सब मिलाकर सबका सिलेबस 19-20 में सेम है। तो जो बंदा SSC के लिए प्रिपरेशन करता है, अगर वो ग्रेजुएट है तो साल में 30 से ज़्यादा एग्जाम दे सकता है। अगर अंडर ग्रेजुएट है तो 20 से ज़्यादा एग्जाम दे सकता है। अगर 10th कंप्लीट किया है उसने विद द एज ऑफ 18 तो वो 10 to 15 एग्जाम दे सकता है। तो मेरा जो नॉर्मल कंसर्न है जिसकी हम लोग बात करें SSC बैंकिंग रेलवे की, तो उसका स्टडी कैसे तुमने किया या कैसे करना चाहिए, या तुम्हारे हिसाब से क्या सजेशन रहेगा स्टूडेंट को कि क्या क्या वर्किंग कैसे तरीके से जाना चाहिए, सब्जेक्ट कैसे है, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमने क्या स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की है एंड एक्सेट्रा, वो थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स को ज़रा बता दो। तो मेरा स्ट्रेटजी, मतलब मैं तो पहले यूट्यूब देखता था, दूसरों की स्ट्रेटजी देखता था कि तो उन्होंने कैसे किया, कि उन्होंने क्या किया कि उनका हो गया जल्द से जल्द। कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे यूट्यूब पे कि तुम्हारा ऐसा हुआ, मेरा इतने 2 महीने वो में हुआ, 1 महीने में हुआ। तो मैं ऐसे देख रहा था, तो ऐसे बहुत लोग की स्ट्रेटजी कंबाइन किया। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि सबका स्ट्रेटजी अलग था। मतलब खुद का स्ट्रेटजी होना बहुत बड़ी ये चीज़ होती है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने उसका स्ट्रेटजी फॉलो किया है, फिर उनका वो सर का स्ट्रेटजी फॉलो किया है, तो उससे नहीं होगा। खुद का जो स्ट्रेटजी रहता है उससे ही होता है मोस्टली। तो मैंने देखा कि 4 ही सब्जेक्ट मैंने, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आता है GK GS में, क्योंकि GK GS बहुत वास्ट है।
डेप्थ इतना ज़्यादा है और मतलब कंप्लीट नहीं होता, तो मैं मतलब सोचा कि जीके जीएस को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। मैं सोचा कि मैं मैथ्स थोड़ा पिकअप कर लेता, क्योंकि मैथ्स में मुझे मज़ा भी आता था थोड़ा, क्योंकि मैथ्स में ऐसा था कि बहुत जो अपने आसपास में चल रही चीज़ें उन पे कंपेयर कर सकते, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो मतलब दुकानदारी, मतलब वो सब थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा लगता था। मतलब सोचते कि इसको इतने में बेच दिया तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब थोड़ा मतलब मेरे को स्टॉक्स में भी थोड़ा ये इंटरेस्ट है, तो मुझे ये सब अच्छा भी लगता था। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें। तो फिर जैसे क्लासेस में भी होता था, लेक्चर्स होते थे, उसको थोड़ा लिख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, फिर उसके मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे खासे, और फिर रीजनिंग तो पैडी सर से सीख लिया पूरा। तो फिर वही रीजनिंग में मतलब जो एक हमारा इंस्टीट्यूट में एक अलग सा बुक था, थोड़ा जाड़ा सा था, वो मतलब हर एक लेक्चर में एक आध 3-6 महीने में शायद वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो उससे बहुत मदद मिल गई थी रीजनिंग के लिए। और फिर मैथ्स के लिए डिफरेंट जो भी जैसे टेस्ट भी होता है हर एक वीक में एक बार, तो उसको पूरा एनालाइज कर लिया। पहले हर एक हफ्ते में एक एक मॉक देता था, जैसे नहीं कि हर दिन मॉक देते रहो, एक एक मॉक देते थे। पहले मॉक में दिया था शायद कुछ 30 मार्क्स आए थे, मेरे को याद है अभी भी 30 मार्क्स आए थे पहले मॉक में, क्योंकि बहुत हार्ड आया था वो। मैं बोला इतना हार्ड कैसे आ गया, और मेरा इसका इंग्लिश सेक्शन पूरा छूट गया था, क्योंकि मैं देखा नहीं था, पहली बार मॉक दिया था। ऑफलाइन टेस्ट था, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था वो, क्योंकि बस चेक करने के लिए, क्योंकि पहले ऑफलाइन से अपन ऑनलाइन जाएगा तो और मज़ा आता है। तो ऑफलाइन थोड़ा कर लिया, तो फिर वही कि थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैथ्स देखने लगा कहाँ मेरी कमज़ोरी है, ये कम जैसे मेरा ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा कमज़ोर है, तो ज्योमेट्री पे थोड़ा वर्क करने लग गया, क्योंकि ज्योमेट्री मतलब जैसे मैं बोला प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर कर सकते हैं, ज्योमेट्री किससे कंपेयर करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो वो थोड़ा सीखने में दिक्कत आता था। लेकिन और इस अच्छी बात ये है कि अभी आजकल के क्वेश्चन पेपर में ज्योमेट्री भी बहुत कम पूछे जा रहे, तो मतलब उससे थोड़ा मुझे एडवांटेज हुआ। और फिर बचा इंग्लिश। इंग्लिश मतलब थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस अच्छा रहेगा तो उनका जल्दी हो जाता है, मतलब रीडिंग जितना अच्छा रहेगा उनका इंग्लिश, मतलब एसएससी में तो मैं बोलूँगा 25 में से 20 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी, रीडिंग पे कमांड हो तो। और फिर बचा जीके जीएस। जीके जीएस देखो, जैसे 1 साल का पूरा जो भी क्वेश्चन पेपर हो उनका पूरा जीके रट लो पूरा, देखो मत कौन से वन सब का बाद में आएगा वो, लेकिन पहला थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि अपने को एक इन एग्ज़ाम निकालना है, फिर आराम से बैठ के कर लेंगे। अगर अच्छी खासी एग्ज़ाम निकालनी है तो पहले अपने को कोई एक जॉब पकड़ना है उस चक्कर में। और रेलवे में भी साइंस वगैरह ज़्यादा आता है, तो उसको तो रट नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समझना तो पड़ेगा। लेकिन जो भी बेसिक है, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अभी इसमें भी बोलूँगा कि किसने किसको मारा, उससे अच्छा याद कर लो, डेट ही याद हो, 1526 में हुआ था, ये सब हुआ था। तो मतलब जल्दी जैसे एसएससी में तो डायरेक्ट वन लाइनर आ जाता है कि कब हुआ था, और ये बहुत बार रिपीट हो गया, तो उससे मतलब याद हो गया। तो पहले तो मैं वही पढ़ा था पूरा, जैसे मतलब फिर भी इससे 5-6 क्वेश्चन राइट हो जाते, क्योंकि मुझे प्री निकालना था। और शायद CGL 2022 में कुछ 37,000 वैकेंसी आए थे, तो तभी प्री निकल गया था, क्योंकि तब मेरे को तो कुछ इतना महीने भी नहीं हुआ कि मैंने स्टार्ट कर दिया और ख़त्म हो गया, तो उस चक्कर में वो भी पास हो गया। फिर बचा रीजनिंग तो हर एक दिन एक एक पेपर निकाल के सॉल्व करे तो भी वो कंप्लीट हो जाता। जो नॉर्मली क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, हम लोग एज अ फैकल्टी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को बोलते हैं, बट कोई जिसने सिलेक्शन निकाला है अगर वो लड़का अगर बोले तो उसका एक इम्पैक्ट अलग गिरता है। तुम्हारे हिसाब से ये जो कॉम्पिटिटिव अलग अलग एग्जाम्स है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्लियर करने के लिए दिन में कितने घंटा स्टडी करना ज़रूरत है, कितने आवर्स तुमको देने की ज़रूरत है, तब जाके तुम्हारा या किसी भी अलग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है? सर जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, इन सब में 2350 मार्क्स का शायद मेंस प्रीलिम्स मिला के सब जोड़ के रहता है, तो उसमें तो बोल सकते हैं कि शायद, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं की उसकी, तो शायद उसमें ज़्यादा पढ़ना होगा रहेगा 14 घंटे। लेकिन एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए इतना नहीं पढ़ना होता, कि जहाँ तक मुझे पता है मैं सुबह 7 to 9 बैठता था, और फिर 9 to 12 आई गेस 3 आवर्स, 3 घंटा थोड़ा पढ़ाई कर लिया, फिर लंच कर लिया, मतलब वहीं पर बैठकर, मतलब दो इंस्टीट्यूट में बैठकर पढ़ाई कर लिया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद 1 से 2 शायद लंच कर लिया, 2 से फिर 5, मतलब 2 से 3 या 3-4 घंटा, मतलब टोटल अगर मैं मान लूँ तो 4 to 6 आवर्स आपको अच्छे से स्टडी करना है विद स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि 3 घंटा इधर तो पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उधर टाइम पास कर रहे हो फ़ोन पे, ऐसा नहीं। मतलब फिर अगर ऐसा फ़ोन पे भी टाइम पास कर रहे हो तो फिर आप पूरा दिन पढ़ तो वो इक्वल हो जाएगा कि ये 12 घंटा पढ़ भी लिया, 12 घंटा फ़ोन भी चला लिया, लेकिन सोएंगे कब ये सोचना पड़ेगा तभी।
फोकस भी नहीं होगा। फोकस भी नहीं हो, लेकिन मतलब अगर आप टाइम से के लिए जैसे 1 घंटा में बोल, जैसे एक ब्लैक बुक इंग्लिश का ब्लैक बुक आता था तो उसका थोड़ा पढ़ लिया 1 घंटा सुबह, जैसे 9 बजे लेक्चर ख़त्म होगा, 9 से 10 वो पढ़ लिया, फिर 10 से 11 एक मॉक लगा लिया, फिर वो 11 से जब भी होता है जब तक उसका एनालाइज कर लिया, फिर दोपहर में बैठ के रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, फिर जीके के लिए कोई वीडियो देख लिया अच्छा खासा, उसका नोट्स बना लिया, बस हो गया, कवर हो गया पूरा। फिर यही मंडे से फ्राइडे लेके चलता था, सैटरडे संडे अगर रिवाइज कर लिए तो पूरा अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नहीं हो रहा रिवाइज तो लास्ट का एक, जैसे महीने में 4 हफ्ते होते तो 3 हफ्ता पढ़ लिया, चौथा हफ्ता पूरा रिवाइज कर लो, तो उससे ही बहुत मदद मिलता था। तो उससे मतलब दिमाग में बैठ भी जाता था सारी चीज़ें। फिर दूसरी बार अगली बार जब मॉक देते तो और मज़ा आता था कि शायद इसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स आए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक दिया कि अपने को लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मॉक गया, लेकिन देखते तो मार्क्स कम आ जाते हैं। लेकिन वही कभी कभी कोई ऐसा मॉक देते कि इसमें तो बहुत ख़राब है, उसमें देखते तो ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो ये मतलब पूरा पूरा मेंटेलिटी का रहता है कि जब ये अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन सही है जबकि वो गलत हो सकता है, और ये अपने को लगता है कि गलत गलत ठोक रहे या फिर तुक्का मार रहे तो शायद ट्राई मारे वो सही भी हो जाता है। तो उस चक्कर में मतलब है कि मतलब एसएससी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है मतलब बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब ऐसे ही बोलूँगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 14 घंटा पढ़ लिया फिर एक हफ्ता एक महीने के लिए कुछ नहीं पढ़ लिया, बोला मैं तभी 14 घंटा पढ़ा था मतलब। तो उस चक्कर में मतलब ऐसा नहीं पढ़ना कि बस थोड़ा बहुत, अगर आपने एक दिन नहीं भी किया तो अगले दिन बस 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी किया तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा कुछ इतना मतलब क्या बोलते हैं, जैसे रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे एक आध मेरा दोस्त भी था कोई, ये अभी नाम शायद रोहित वगैरह था कुछ, उसने भी कुछ उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन तो उसने शायद 1 महीने में जीके, मतलब बस उसने जीके खाली ट्राई किया, और उसका शायद एसबीआई पीओ में भी हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी एज एन जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। तो वो भी अच्छी बात है, उससे भी मतलब कभी कभार कांटेक्ट होता है, लेकिन ठीक है उसका भी अच्छा हुआ। हम थोड़े पढ़ाई में मतलब हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है उस हिसाब से हमने भी मेहनत की, 12 महीने में 20 एग्ज़ाम निकाला, तो उस हिसाब से अच्छा भी लगता है। लेकिन ठीक है, अभी क्या बोलते जैसे देखते आगे, जैसे आएगा अभी लोको पायलट वगैरह आएगा तो निकाल के हम भी अच्छे पोस्ट पे चले। हाँ, मेरा जो नॉर्मली एक पेटेंट क्वेश्चन है, जो मैं सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे करता हूँ, मैं सालों से करते आ रहा हूँ, और मेरा वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट्स से करता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे आंखों में आंखें डालकर वो इंसिडेंट बताए। ये इसलिए है कि ओके, मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तब से लेके अब तक, सिलेक्शन होने के बाद मतलब जिसको ज्वाइनिंग किया, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम की बात भी नहीं करूँगा, जिसमें तुमने ज्वाइनिंग किया, जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तुम जॉब पे लग रहे हो, तब से लेके अब तक तुम्हारा बेस्ट मोमेंट क्या था? मतलब सिलेक्ट होने के बाद पेरेंट्स बहुत तारीफ़ करते हैं, दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड, समाज, जो लोग हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो तुमको लगा रहेगा ये हाँ यार मैंने कुछ प्राउड का काम किया है, तुमको खुद पर अभिमान लगेगा, तुमको खुद को लगेगा हाँ मैंने कुछ अलग ऐसा वर्क किया है जो अभी मेरा करियर आगे लेके जाएगा, तुमको शायद आई डोंट नो भर के आएगा, रोने आएगा। हम लोग लाइक मिरर में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं यस आई डिड इट करके। जो ऐसा जो इंसिडेंट है वो मुझे सुनना है, जो मुझे फील हो, मुझे समझ में आए कि ये तुमने वो जो तुमने मेहनत किया उसका कुछ चीज़ है करके। तो सर मैं वही बताया कि मैं बहुत लोगों को देखा था कि ट्रेन में जाते हुए पट्टे विट्टे डाल के हुए कि बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम है, तो उससे कुछ नहीं। लेकिन जैसे सिलेक्शन हुआ मेरा, मैं ज्वाइन किया उधर, तो उधर आईडी कार्ड के लिए थोड़ा फॉर्म भर के देना पड़ता है, तो फॉर्म भर के दिया, क्योंकि उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास किसी के पास भी आईडी कार्ड नहीं है, क्योंकि सब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल है, उनका मतलब बना ही नहीं कभी। तो जो मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बोल रहा हूँ, बाकी जो नर्सिंग है उन सब तो परमानेंट ही है, बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका कोई मतलब सब आउटसोर्स है, इसलिए उनके पास वो नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। तो बहुत कम लोग जो जैसे बहुत उधर के जो डायरेक्टर सर है या जो भी उधर उनका पीपीएस हो गए, पीए टू डायरेक्टर हो गए, उनके पास ही ये आईडी कार्ड है। तो वो भर के दिया मैंने, 2 मार्च 15 के आसपास, 15 तारीख के आसपास वो आईडी कार्ड के लिए उन्होंने मेल किया था कि आपका आईडी कार्ड बन गया, आ जाओ ले लो। तो फिर उधर से मैं लेके आया, फिर उसके बाद मेरे को लगा नॉर्मल रहेगा कुछ नहीं है, बट जैसे मैंने वो पहना तो मतलब अलग ही, जैसे केजीएफ में वो टोन वगैरह बजता है, वो सब मतलब मन में आ गया, ऐसे चलने में अलग ही मतलब ऐसे धाड़ धाड़ करके आवाज़ लग रहा, वैसा फील हो रहा था, पूरा फील हो गया, अलग प्राउड लग रहा था कि सब बोलते अरे भाई पट्टा लगाया, पेड़ा वाट।
मतलब अलग फील आ रहा था पूरा एकदम केजीएफ का टोन ऐसा नीचे पैर रख रहा जूते के साथ अलग ही मज़ा आ रहा था उसमें। हाँ क्योंकि फिर अलग उधर चल रहे सब देख भी रहे, अरे इसका शायद कोई बड़ी पोस्ट पे होगा, बहुत बड़ी डॉक्टर होंगे ये होंगे, लेकिन हम तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे। वही मतलब अलग से सब सर बोलने लगे, अरे सर आप इधर बैठ जाओ इधर बैठे, क्योंकि उनको पता नहीं ना, उनको लगा कि कोई रहेगा अच्छे खासे डॉक्टर रहेंगे या फिर डायरेक्टर का कोई पीए वगैरह रहेगा, लेकिन वही अलग सा एक प्राउड मोमेंट हो रहा था। और हमारे जो मैं जहाँ बैठता हूँ ऑफिस में, इधर बाजू में एक टाइल्स अच्छा है जो टूटा हुआ है, तो उस पर से पैर रखना थर थर करके आवाज़ आता है एकदम, तो वो टोन के साथ मैच भी हो गया। तो मतलब वो एक प्राउड मोमेंट लगा था मुझे। ओके तुम्हारे मुझे याद है अभिजीत का सिलेक्शन होने के बाद उसका जॉइनिंग था। जो दो चीज़ें मुझे दिमाग में खास आती है तुम्हारे सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन होने के बाद एम्स के लिए जो चीज़ें थी दैट इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, दूसरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था जो हम लोगों को गैजेट ऑफिसर से बनाना रहता है। गैजेट ऑफिसर की साइन लगती है 3-4 फॉर्म के ऊपर, कोई भी गैजेट ऑफिसर रहेगा, और उसके बाद में मैजिस्ट्रेट से जाके तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन और स्टैम्प लेना रहता है। तो मैं और अभिजीत हम दोनों ही गए थे विरार में अरनाला। वहाँ पे एक सीनियर इंस्पेक्टर है, अच्छे सर है, उन्होंने हेल्प किया और उन्होंने हम लोगों को साइन स्टैम्प दिया। वो लेकर हम लोग कुछ दिन के बाद 3-4 दिन के बाद मेरे ख्याल से मैजिस्ट्रेट का साइन सिग्नेचर लगता है क्योंकि वो मैंडेटरी है, उसके लिए हम लोग वसई के मैजिस्ट्रेट के पास गए थे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर थे, सर के पास गए थे। मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, शायद परब सर थे या पवार सर थे। हाँ बहुत सही थे। केबिन में हम लोग एंट्री किए थे, पीछे अशोक स्तंभ था बड़ा सा, सामने 4 ऑफिसर बैठे थे, वो जो मैजिस्ट्रेट थे सामने बैठे थे। हम लोग ने, मैं और अभिजीत गए थे, हम लोग ने जाकर मैंने उनको जाके सर को बोला था कि स्टूडेंट है मेरा, सिलेक्शन हुआ है, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका साइन एंड सिग्नेचर स्टैम्प चाहिए। तो हम लोगों को उन्होंने पूछा कि क्या किया है, किस में सिलेक्शन किया है, तो ही सेड कि एम्स में सिलेक्शन हुआ एज ए एमटीएस। तो उन्होंने हम लोगों ने वो पेपर दिखाया जो अपॉइंटमेंट लेटर काइंड ऑफ पेपर था। तो उन्होंने हम लोगों को पूछा किस में सिलेक्शन हुआ है, तो इन्होंने पेपर दिखाया जो ऑफर लेटर था। तो ऑफर लेटर देखकर वो इतने खुश हो गए कि एक मैजिस्ट्रेट उनके बैठे हुए सामने 4 लोगों को बोलता है कि अरे देखो, उनका नाम भी भूल गया, नाम लेकर उनको बोला कि अरे देखो इसका सिलेक्शन हुआ है एम्स में। एक छोटी चीज़ है क्या एम्स में सिलेक्शन होना, वो भी इतने कम एज में। और वो इतने खुश हो गए थे कि हम लोगों को 3 बार उनके केबिन में जाना पड़ा क्योंकि सिग्नेचर एंड स्टैम्प के लिए। पियून को बुलाया, वापस वो वर्किंग करके, तीनों बार उन्होंने अभिजीत को ब्लेसिंग्स दिया, उसको थपथपाया, उसको बोला कि ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया। मुझे भी वो चीज़ देखकर बहुत प्राउड फील हुआ, या मुझे भी थोड़ा अलग लगा। नॉर्मली मैजिस्ट्रेट लेवल का एक इंसान इतना ज़्यादा बैकअप करे, ये बहुत रेयर दिखता है, उन्होंने किया। और हम लोग फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए, उसका हम लोगों ने जेरोक्स निकाला वैसे में नीचे कोर्ट के बाहर। और उसके बाद मैं मेरी बाइक लेकर हम लोग गए थे, अभिजीत पीछे बैठा था। हम लोग वापस बैक टू वसई टू विरार आ रहे थे। वसई से विरार आते समय अभिजीत मुझे वापस पूछता है कि अरे सर वो आपका और कोई कांटेक्ट है क्या, कि मतलब कोई एग्जाम्स के लिए वापस अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए वापस कोई गैजेट ऑफिसर मैजिस्ट्रेट जैसा और कोई कांटेक्ट है क्या। आई सेड वाई, हो गया ना सिलेक्शन तुम्हारा, अभी हो गया, ये पूरा हाथ में लेटर था, ये जाके जस्ट एम्स में सबमिट करना है, तुम्हारा ज्वाइनिंग है। देन ही सेड कि नहीं, मैंने आईबी का एग्ज़ाम दिया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब जब उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तब इधर पेपर डालूंगा और वो मैं ज्वाइन करूंगा, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसलिए पूछ रहा था। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, जो इसमें तब मुझे दिखा था। और ये चीज़ मैं बहुत ढेरों लोगों को बोल चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे से मिलते हैं, इंक्वायरी करते हैं, या मैं अलग कॉलेजेस में मुझे इनवाइट करते हैं, हम लोग जाते हैं सेमिनार्स में, वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ बोली है कि वो कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस ये नहीं था कि उसने मुझे बोल दिया कि आईबी में सिलेक्ट हो जाऊँगा, कॉन्फिडेंस ये था कि वो सिलेक्ट हो गया। आईबी के 2 अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे, एक आईबी एमटीएस, दोनों में उसका सिलेक्शन हुआ है। ये उसको कॉन्फिडेंस था जिसके हिसाब से उसने करके दिखाया। तो ये चीज़ मुझे बहुत, मतलब मेरे याद रहने वाली वो चीज़ है। दूसरी जो चीज़ जो मुझे इंसिडेंट याद है, मंडे को इसका सिलेक्शन ज्वाइनिंग था, फ्राइडे को हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। फ्राइडे को हम लोगों ने बोला था कि
अभी अभिजीत का सिलेक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे, उसका भी दिमाग में कुछ रहेगा, वो बोलेगा स्टूडेंट्स को, उसके भी दिमाग में कुछ रहेगा, वो स्टूडेंट्स को बोलेगा अपने क्या दिल की बातें, मन की बात। इसलिए हम लोगों ने अभिजीत को रिक्वेस्ट किया था कि मम्मी को रिक्वेस्ट करो कि मम्मी को भी लेके आओ करके, कि पेरेंट्स जब आएंगे तो एक थोड़ा अलग फील रहता है। मैंने पूछा मेरे एडमिन डिपार्टमेंट में कि अभिजीत की मम्मी भी आ रही है ना, शी सेड कि नहीं आ रही है वो। मतलब क्यों? वो बोले बहुत शाय फील कर रही है, उनको वो फेस से नहीं करना है, मतलब स्टूडेंट्स के सामने आएंगे थोड़ा सा उनको शाय फील हो रहा है। हम लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछने वाले, आप जस्ट बेटे के लिए आओ। एंड मम्मी आई। विरार बेस्ट में हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखा था, सारे प्रशांत सर, विशाल सर, सब लोग आए थे। हम लोगों ने वो सारी अचीवमेंट डिस्कशन किया था, सेलिब्रेट किया, अलग अलग चीज़ें, मम्मी को भी हम लोगों ने थोड़ा अप्रिशिएट किया। वो चीज़ एक देखने लायक चीज़ थी कि अरे वो एक अभिजीत ने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया, जो अभी बता रहा है वैसे उधर भी उसने बोला। उसके बाद में हम लोगों का सारा सेशन ख़त्म हो गया, हम लोग केबिन में आके बैठे। केबिन में बैठे चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते मम्मी को मैंने पूछा, फिर क्या मम्मी, सबको गांव में पूरे रिलेटिव्स में सब लोगों को ये क्या बोलते हैं, ढोल ताशे बजाए रहेंगे ना कि बच्चा सिलेक्ट हो गया, बच्चा सिलेक्ट हो गया। सब लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स है, मम्मी है, प्राउडली सबको बोलेगी कि बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिला है, सब लोगों को बोला रहेगा। सबसे शॉकिंग सरप्राइज बात यह है कि मम्मी ने बोल दिया कि नहीं, किसी को नहीं बोला है। और ये मेरे को सबसे शॉक, पहली लेडी थी जो मुझे बोली कि सर किसी को नहीं बोला है। आई सेड व्हाई? वो बोलती है कि नहीं, अब तक ज्वाइन किधर हुआ है। मैं बोला हो गया, ऑफर लेटर हाथ में, सब कुछ लेटर हाथ में, कल का ट्रेन है सैटरडे का, और वो सैटरडे को जाएगा, संडे को संडे को सैटरडे को जाएगा, मंडे को उसको ज्वाइनिंग है, हो गया। बोले नहीं, जब तक वो उधर जाता नहीं है, उसका मेडिकल नहीं होता, वो पूरे हाथ में उसको वो लेटर नहीं देता है वहाँ पे, वो ज्वाइन नहीं करता, तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तो जो मुझे अभिजीत की मम्मी ने बोला वो ये कि अभी तक हम लोगों ने और किसी को नहीं बोला है कि इसका सिलेक्शन हुआ है और ज्वाइन कर रहा है। वो बोल रही थी कि जब वो ज्वाइन करेगा तब जाके मैं मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको बोलूँगी। तो मेरा कंसर्न, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हारा ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद में तुम्हारे मम्मी ने रिलेटिव्स और बाकी लोगों को बोला रहेगा ना, फैमिली फ्रेंड्स को, और बोला रहेगा, तो उसमें से क्या है, मतलब लोगों की रिएक्शन क्या थी? कम से कम जो तुम्हारे क्लोज पर्सन हैं या तुम्हारे फैमिली में हैं, गांव में रहेंगे, तो उनका क्या रिएक्शन, मतलब कैसा क्या था? सबसे पहले तो सब हैरान थे कि इसने किया कैसे, क्योंकि पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब ऐसे, मतलब हवा, क्योंकि हमारे केरला में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऐसा किसी को मिलता नहीं है, सब उधर यूपीएससी, इसलिए उनमें ज़्यादातर डॉक्टर और ये इंजीनियर, आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो उनका ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा मिला, कौन सा एग्ज़ाम दिया, क्या दिया, कैसा दिया, ये सब था। फिर जो मेरे दोस्त भी थे उन लोग ने बोला कि, क्योंकि मैं उनको हमेशा येड़ा बनाता था कि मैं कंप्यूटर क्लासेस जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, तो उनको पता नहीं था कि मैं क्लासेस जा रहा हूँ। जबकि दो दोस्तों ने मेरे को देखा था कि मैं IBCS में घुसते हुए, तो मैं बोला कि नहीं, मैं बस उधर बस ये बैठने जाता हूँ, वैसे मैं उधर ज्वाइन वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे बताना नहीं था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा मन में है कि किसी को बताने से शायद उसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है या फिर नज़र लग जाता है। तो उस चक्कर में मैंने किसी को बताया नहीं, तो मैं इसलिए मैं बताया नहीं, जब तक मैं ज्वाइन नहीं किया तब तक किसी को पता भी नहीं था। जैसे मैं उधर जाके ज्वाइन किया, इधर दोस्तों को कॉल भी किया था, तो उन लोग बोले अरे तेरा कैसा हो गया, तू क्या उधर कुछ प्राइवेट जॉब करने गया? बोला नहीं, गवर्नमेंट जॉब करने गया, एम्स में हो। तो उन लोग भी शॉक हो गए, बोला पार्टी का पैसा भेज जल्दी। बोला भेजता हूँ, पहली सैलरी तो आने दे। फिर इधर आया, फिर उनको थोड़ा, अभी जस्ट आया तो उनको थोड़ा पार्टी वगैरह भी दिया, मतलब थोड़ा खुश थे। पता नहीं अंदर से क्या होगा नहीं पता, लेकिन बाहर से तो खुश थे। जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तब तुम्हारे मम्मी डैडी की रिएक्शन क्या थी? मतलब अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है, तुमको ये पता चला कि अलग अलग एग्ज़ाम्स क्लियर हो ही रहे थे, बट जब अभी तुमने डिसाइड किया कि एम्स का फाइनल सिलेक्शन करना है, मतलब ज्वाइनिंग करना है, जो तुमने सारा डॉक्यूमेंट वगैरह किए, वो फाइनली जब जाके मंडे को और उसमें ज्वाइनिंग किया, तो मॉम डैड का क्या ब्लेसिंग्स था, या क्या उनका बोलना था, या क्या उनकी रिएक्शन थी? कभी कभी बॉडी लैंग्वेज कही जाती है, हमेशा वो बातें नहीं होती, तो क्या मतलब एग्जैक्ट क्या था? वही मम्मी तो मतलब इमोशनल थी, मतलब बहुत रोने जैसी हो गई थी जब मैं जा रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था कि उन्होंने, कि मेरे बेटे ने, मतलब पहले तो कर लिया था 20 एग्ज़ाम, लेकिन ज्वाइन करने बोला, मतलब दूर जा रहा हूँ ना उनसे, मतलब मुंबई से भोपाल मतलब 900 किलोमीटर के आसपास। तो थोड़ा ये था कि मत जा, पहले बोल भी रहे थे मत जा मत जा, दूसरा जब आएगा देना, लेकिन फिर पप्पा बोले कि जाने दे, मतलब 1 साल हो गया है, मतलब नहीं जाएगा तो पता चला बाद में अगर लोको पायलट ही नहीं निकला, ऐसा कुछ हो जाए
कुछ भी सर्कमस्टेंसेस कभी भी अपने पे आ सकता है ना, तो मैं बोला ज्वाइन कर ले। तो मतलब पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी, बस फिर खुशी का माहौल था। ओके। हाँ, उस दिन की बात और एक रह गई। जब तुम्हारा सेलिब्रेशन हम लोगों ने सब लोगों ने किया था, केबिन में आके चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने अभिजीत को बोला, क्योंकि फ्राइडे का दिन था वो, सैटरडे का उसका ट्रेन था। तो फ्राइडे को मैंने उसको पूछा कि आज क्या फिर, मतलब शाम को पार्टी बीटी रहेगा दोस्तों के साथ, तो एंजॉय करने जाएगा पूरा, तो सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ रहेगा। उसने जो मुझे आंसर दिया ना, वो शॉकिंग था। और बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा आंसर मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, और अब तक किसी ने भी नहीं इसका आंसर ऐसा दिया है। ये मेरे सोच के बाहर है। आप खुद सोच लो कि आप अभिजीत की जगह होते तो ये आंसर आप देते क्या। मैंने उसको बोला, मम्मी सब ही सामने, मैंने बोला कि फिर क्या आज का पार्टी वगैरह रहेगा, कुछ एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ जाएगा ना। ही सेड नहीं सर, शाम को अखिलेश सर का लेक्चर है, इवनिंग को 7 to 8:30 IBCS में ही। तो इवनिंग के लेक्चर को, मैथ्स का लेक्चर है, तो इवनिंग के लेक्चर को जाऊंगा, लेक्चर को बैठूंगा, और दूसरे दिन सुबह में ऑफिस, दोपहर को मैं ट्रेन के लिए पकड़ूंगा। प्लीज़ अब सोचिए, आप पिछले 1 सवा साल से स्टडी कर रहे हैं, आपने 1 साल में 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप 2 दिन के बाद ज्वाइन करने वाले हो। अभी अभी हम लोगों ने आपके सिलेक्शन के ही सेलिब्रेशन किया है। इतना सब होने के बावजूद कोई भी आप में से एक कि वापिस शाम को लेक्चर है, उसको लेक्चर को मिस नहीं करना है मुझे मैथ्स का, और उसके लिए मैं लेक्चर को जाऊंगा, लेक्चर को बैठूंगा, और उसका कोई डायरेक्ट बेस नहीं है ना, क्योंकि दूसरे दिन वापस ज्वाइन करने के लिए जाना है, तो आप करोगे क्या। इसलिए ये जब आपका मेंटेलिटी है, ये जो आपका डेडिकेशन है, जिसको हम लोग ज़मीन पे पैर रखना बोलते हैं, हवा में नहीं उड़ना, वो उसका उस समय मुझे दिखा। मेरे ख्याल से उसका जो की फैक्टर है वो ये है कि इतना होने के बावजूद उसने वापस लेक्चर को गया, लेक्चर को बैठा। मतलब क्या था, एक मैं तो मेरे समझ के में नहीं था, ऐसा इतना इतना तुम्हारा सिलेक्शन इतना हो गया, तो वापस शाम को जाके लेक्चर को बैठना का ऐसा मेंटेलिटी कैसा था, क्या मतलब दिमाग में था। सर वही था कि जैसे अखिलेश सर ने मुझे नोटिफिकेशन के बारे में बताया था एम्स का, तो मतलब उसी में मैं ज्वाइन भी करने जा रहा था। उनका तो मतलब थैंक्स तो बोलना एक रीज़न था, लेकिन यही था कि जो लेक्चर में अटेंड करते जा रहा तो वो फ्लो ना टूटे, भले ही टूटने वाला आगे, लेकिन लास्ट लेक्चर करके उसको कंसिडर करके बैठ जाओ कि मतलब क्या पता इसके बाद मैं लेक्चर ही ना बैठूँ कभी। तो इस चक्कर में मुझे मतलब ऐसे कि जैसे थोड़ा पढ़ भी लो, जैसे सर का क्वेश्चंस भी अच्छे रहते हैं, तो वही सर को थैंक्स बोलने वगैरह, तो सर को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, सर को थोड़ा मुंह भी मीठा कर लिया उनका। तो एक ही लेक्चर का फ्लो भी ना टूटे, अच्छा भी लग रहा था उनका लेक्चर में। अलग सब लोग हमारे ग्रुप में जो भी थे सब उस लेक्चर में आते भी थे, तो मतलब माहौल भी रहता था अच्छा खासा, तो मज़ा भी आता था। इस चक्कर में मतलब फाइनल डे भी है, तो थोड़ा थोड़ा और बिता देते साथ में इस। ठीक है, तो लास्ट के मेरा एक ही क्वेश्चन है जो सबसे मेन अवेटेड क्वेश्चन है, जो सैलरी के बारे में है, और बाद में हम लोग अभिजीत को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि उसको उसको जो बोलना है स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, या उसके करियर में, या उसके इस पड़ाव में जिन जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, जो भी उसको बातें रहेगी उसको बोलने के लिए मौका दे देंगे। सो मेन क्वेश्चन जो सब लोगों के दिमाग में रहता है कि तुम्हारा, अभी तो मैं समझता हूँ कि प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन में सैलरीज कम रहती है, पर्क्स फैसिलिटीज़ कंपेरेटिवली कम रहती है जितनी बाद में मिलती है आफ्टर प्रोबेशन। बट तो भी अभी जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, जो तुमने बोला कि मार्च महीने में तुमको सैलरी मिली, तुमको बहुत खुश हुआ, या तुमको जो एक्सपेंस आ रहे हैं, तो तुम्हारा जो ग्रॉस सैलरी है वो अभी कितना है पर मंथ। सर मेरा ग्रॉस सैलरी है 40,000, और वही 5 से 6,000 NPS कट जाता है, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। जबकि मतलब है तो मेरा ही पैसा, लेकिन एज अ फिक्स डिपॉजिट जैसे बोल सकते हैं, उसमें 10 to 12% का रिटर्न मिलता है, मतलब। लेकिन है तो भी सैलरी, लेकिन इन हैंड आता है ऑलमोस्ट 35,000 आता है, क्योंकि एम्स में बहुत सारे अलाउंसेस भी बहुत हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सैलरी बढ़ जाता है। एज अ नॉर्मल MTS से ज़्यादा है इस वाले MTS। ओके, अभी मुझे जो भी क्वेश्चंस जो नॉर्मली पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं, जो डिस्कशन था अभी जितने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई है, जो मुझे बोलना था वो भी मैंने बोला है। अभी इट इज़ अप टू यू कि तुमने ये जो इतना अचीवमेंट किया है उसके बारे में तुमको क्या बोलना है फाइनली, और तुमको जिन जिन लोगों का जो तुम्हारे पड़ाव में है उनके बारे में तुम्हारा मैसेज क्या है वो दे दो।
तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स अखिलेश सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे तो नोटिफिकेशन तो आते रहते थे हमारे ग्रुप में, आईबीसीएस के ग्रुप में, कि इसमें अप्लाई करो, उसमें अप्लाई करो, तो उन सब में भी अप्लाई करते वही एग्ज़ाम निकले भी है। तो वही जैसे, लेकिन एम्स का नोटिफिकेशन पता नहीं, क्योंकि वो बहुत छुपा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हिडन जैसा, सीक्रेट जैसा। क्योंकि तो अखिलेश सर ने बोला कि इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक है और ज़्यादा भी है, तुम ये भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो, भले ज्वाइन मत करना, बट सिलेक्शन निकाल। तो मैंने एग्ज़ाम लिखा, मेरे जो भी दोस्त थे उन्होंने भी किया था, उनका भी नाम था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर मैं ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं तो बताया था आपको कि मम्मी ने बोला कि ज्वाइन कर ले, सब कर ले। और तो इस समय में सबसे पहले तो अखिलेश सर को थैंक्स करना चाहूँगा, फिर प्रज्ञेश सर, फिर चंदन सर है, फिर मौसम मैम जो उधर की एडमिन के स्टाफ थी, फिर खुशी मैडम, सिद्धार्थ हो गए, फिर मेरे साथ में जो पढ़ते थे जैसे रश्मि हो गई, क्षितिजा हो गई, विपिन हो गया, अमृता हो गई, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, एक सिद्धार्थ झा था और एक सिद्धार्थ वर्मा था, और एक आशीष है, राज है, दीपक, बहुत सारे, क्षितिजा तो बोल रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो इन सबको ही थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने भी अलग अलग एग्ज़ाम क्रैक किए, बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए उन लोग ने भी, बहुत सारे लोग की ज्वाइनिंग है अभी, और बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी भी, मतलब उन लोग सब मेरे बैच में ही ज्वाइनिंग थे, सबका साथ हम लोग इकट्ठे ज्वाइनिंग किया, और हम लोग इकट्ठे बैठते भी थे ग्रुप स्टडी के लिए। तो ग्रुप स्टडी में अलग मज़ा आता था कि मॉक टेस्ट में किसको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तुझे ये कैसे नहीं समझा। जैसे चंदन सर एक सेशन बिठाते थे आईबीसीएस में कि तुमको ये नहीं आ रहा है, तुम बोर्ड पे जाके सॉल्व करो, तो उसमें अलग मज़ा आता था। तो वही सब, मतलब इंस्टीट्यूट बहुत बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई के इसमें 2 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है मानता, लेकिन 2 घंटे के बाद जो हेल्प मिलता है क्लास में बैठ के इकट्ठे पढ़ने का, मैंने अभी सुना कि बहुत बच्चे नए भी आए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहे, तो मतलब इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा ही है। तो यही मतलब बहुत लोग जो भी साथ में पढ़ते सब, हाँ, वीआईपी लेक्चर में, जैसे एक संडे को वीआईपी लेक्चर होता था कि अभी भी होता है, अभी भी है, मतलब मैं नहीं है ना, तो मुझे लगा अभी भी। तो पहले होता था 8 से 3 होता था हमारे टाइम में स्टार्टिंग में, और मुझे वो बेस्ट टाइमिंग मिला था, जो सुबह रहते थे, दोपहर तक, शाम को सब फ्री हो जाते हैं। 7 घंटे का लेक्चर रहता था, और उसमें तो इतना पढ़ाई होता था, उसमें तो अलग जैसे 2-4 ग्रुप बनता था, और अलग जीके, जो मैं बोल रहा था जीके रट लो, तो उसमें 3 ग्रुप बना के जीके रट के आते थे सब, और जो पहला आंसर दिया उनको पॉइंट्स मिलता था यार, जो भी चंदन सर पर्क वगैरह जो भी देते थे, जैसे कभी फ्रूटी हो गया, जैसे कोई चॉकलेट हो गया, वैसे तो उसमें अलग झगड़ा तो नहीं बोल सकते, जैसे हेल्दी कंपटीशन बोल सकते। तो वही मतलब इसे सबके इसमें, और एक मैं नाम भूल गया, अनवर, जो अभी फिलहाल बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अनवर का भी जल्दी हो जाएगी, तो अनवर शायद अगली बार शायद इधर बैठेगा क्योंकि अनवर मुझे बहुत डेडिकेटेड लगता है, क्योंकि अनवर का भी मतलब मैं देखा हूँ, जब ये जीडी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी जीडी का, उसका निकलने का ऑलमोस्ट है, तो वो रोज़ भागता भी है 1-8 घंटा, और उसके बाद निरंतर 12-13 घंटा पढ़ता भी है, क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है। उसको एक ही कि निकालना ही है, भले कितना भी साल लग जाए, लेकिन वो तो यही साल में निकाल लेगा, लेकिन उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे उससे मोटिवेशन आता है कि हाँ, कभी कभी मुझे उससे मोटिवेशन आता है कि मुझे इसके ऐसा और पढ़ना चाहिए था। भले मैं कम पढ़ता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऐसे पढ़ता था और मतलब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मतलब और अच्छे से पढ़, हाँ, और करने को मन करता। तो यही बस, और बाकी सब ठीक है, सबको थैंक्स। ओके, सो गाइस, मैंने ट्राई किया है, हम लोगों ने पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू रखा है जिसमें मैंने ट्राई किया है कि जो मेरा स्टूडेंट है, मेरे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, उन लोगों को लूँ, ना कि ऐसा कि किसी भी रैंडम पर्सन को लूँ, क्योंकि उस इंसान को, उस स्टूडेंट को, उस लड़के को हम लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, मुझे पता है मेरे सामने कितना एफर्ट किया है, मेरे सामने उसने उतना अचीव करके दिखाया है, तो मुझे भी इन एंड आउट उसका चीज़ें बहुत सारी पता है। और उसमें हम लोगों का कंसर्न है कि यही जो हम लोगों ने इंटरव्यूज़ या इन्फॉर्मेशंस है, ये अभी लगातार चालू रखें, क्योंकि सिलेक्शंस काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स का हुआ है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक स्टूडेंट का लेके इंटरव्यू करें, उसका व्यू देख लें, उनका व्यू देख लें कि कैसा क्या वर्किंग रहेगा, उनके एक्सपीरियंस देख लें। बट जहाँ पे अभिजीत की बात है, अभिजीत हमारा स्टार स्टूडेंट है। स्टार स्टूडेंट इसलिए कि वही सेम रीज़न है कि 12 मंथ्स के अंदर प्रीलिम मेंस अलग अलग 20 एग्ज़ाम्स क्लियर करना, ये बिल्कुल मैजिकल चीज़ है, इतना नहीं होता,
ठीक है सिलेबस बहुत सारा सेम होता है इसलिए, बट मेन चीज़ है कि तुम्हारा डेडिकेशन पेशेंस यही बेस के ऊपर है। आप सिखाने के लिए कितने भी अच्छे हो, अगर आप एज ए इंस्टीट्यूट एज ए प्रोफेसर आप बहुत अच्छा सिखाते रहोगे, बट अगर स्टूडेंट वो नहीं लेगा, स्टूडेंट लेने के बाद अगर उस चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करेगा, उसमें वो डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं करेगा, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। वो आपको अंदर से करना पड़ेगा। बट इतनी चीज़ हम लोगों को आज अभिजीत के साथ डिस्कस करके समझ में आ गया कि ये 2 4 5 साल नहीं लगते सिलेक्शन करने के लिए। मेरे यहाँ पे सिंपल फंडा है कि अगर आप लोग सीरियस हो और आपको लगता है कि नहीं मैं सीरियसली सिलेक्ट करने के लिए रेडी हो, तो आइए, हमसे मिलिए, मेरे पास आइए। विरार में, मुंबई में हम लोगों की इंस्टीट्यूट है। टाइम कितना लगेगा जो नॉर्मली मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इसको भी मैंने ज्वाइनिंग के बाद मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला ज्वाइनिंग के टाइम मैंने इससे नहीं मिला था। मेरा कंसर्न सिंपल है, 6 months to 1 year। आप 1 साल प्रॉपर अगर टाइम दोगे और सिर्फ आप स्टडी करोगे तो आपका एक आध एग्जाम तो आराम से निकल जाता है। सो अभिजीत, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए। अभिजीत को बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम के लिए वो यहाँ पर आया है। कल वो पूजा और सब मंदिर में जाना था उसको, आज उसने टाइम निकाला है। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 12:30 के करीब आया है। अभी 4 घंटे के आसपास हो गए वीडियो शूट, बाकी डिस्कशन में मैं भी मिला नहीं था, डिस्कशन करना था। वापस वो घर पे जाएगा, कल उसको पैकिंग करके निकलना है, तो उसने बहुत टाइम निकाला। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से, अभिजीत के डेडिकेशन से, उसके नॉलेज से, हम लोगों की बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे। सो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल लॉजिकल पैडी चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्री है आपके लिए, आपको 1 रुपया नहीं पे करना है, मगर आपके इस बैकअप से, आपके इस लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। हम लोग अलग अलग ऐसे ही अलग अलग एक्सपीरियंस आपको देंगे, अलग अलग नॉलेजेबल चीज़ें आपको शेयर करेंगे। नोटिफिकेशंस आती है स्टडी के बारे में, आगे जाके लेक्चर्स, कुछ भी अलग अलग चीज़ें जो सारी फ्री रहेंगी, जो हम लोग यूट्यूब पर आपको देंगे, वो हम लोग देंगे। कॉलेज के रिजल्ट आने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने एटलीस्ट, मैं 10th एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, बट जिन लोगों ने 12वीं कंप्लीट की है, भले वो 16-17 साल के भी रहेंगे, आप आइए, स्टडी करना शुरू कीजिए। हमारे पास की जैसे नहीं मैं बोलूँगा, कहीं पर भी आप प्रॉपर जगह पे गाइडेंस लीजिए, स्टडी करना शुरू कीजिए। इससे बेटर करियर ऑप्शन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सिलेबस के ऊपर 4 से 5 सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर आप इतनी एग्जाम दे सकते हो। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने एक चीज़ को मिस किया कि अभी जिस ज्वाइनिंग को, जिस जॉब पे वो लगा है, उसमें इंटरव्यू नहीं था। उसका एग्ज़ाम देकर उसने सिर्फ क्लियर किया है, इसमें इंटरव्यू नहीं था। और यहाँ पर भी जो एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 85% वैकेंसीज को इंटरव्यू नहीं है। एसएससी बैंकिंग रेलवे में सिर्फ पीओ एओ को और कुछ मिसलेनियस वैकेंसीज को इंटरव्यू है। तो आइए, मेहनत कीजिए और साथ बढ़िए। जय हिंद।